गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी जनसंख्या की। जनसंख्या सिद्धांत और वृद्धि हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने जनसंख्या वृद्धि की बात की थी और जिसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर ली थी। और उसी में सेकंड टॉपिक था प्राचीन मध्यकालीन काल। टॉपिक है हमारा जनसंख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉपुलेशन। प्राचीन मध्यकालीन काल की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है प्राग ऐतिहासिक काल की, हमने कल बात की थी। दूसरा है हमारा मध्यकालीन काल, प्राचीन मध्यकालीन काल। हमने बताया था कि यह जो काल है ईसा काल से 1650 ईस्वी तक का माना जाता है। ईसा काल से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी हम बात करेंगे। ईसा के जन्म से पूर्व पृथ्वी की जो अनुमानित जो जनसंख्या थी, हमने बताया था कि 2000 लाख थी। और जबकि द्वितीय जो ईसा पूर्व जो दूसरी शताब्दी आई, उसकी अगर अनुमानित की अगर हम बात करें तो 1000 से 2000 लाख के मध्य उसमें क्या थी, जनसंख्या थी। और जिसका मुख्य जो संकेंद्रण था वर्तमान का जो मंचूरिया है, कोरिया है, मंगोलिया है, तुर्किस्तान है, वियतनाम है और चीन के अतिरिक्त जो रोमन सभ्यता वाले जो क्षेत्र थे वो क्या थे, वहाँ पर यह जनसंख्या पाई जाती थी। 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे, एशिया के आसपास वाले क्षेत्र की, तो एशिया के आसपास वाले हम कह सकते हैं कि पूर्वी जो एशिया थी उसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई। जबकि जो दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्र हैं उसमें जो वृद्धि थी वह बहुत ही धीमी गति से हुई। दो कारण थे, एक तो युद्ध था और दूसरी महामारियां थी, जिसके कारण क्या हुआ, पहले महामारियां आती थी, इसलिए जितनी अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है उतनी ही वापस से जनसंख्या में क्या आ जाती थी, कमी आ जाती थी। तो 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें, पूर्वी एशिया में तो क्या थी, जनसंख्या बढ़ी हुई थी। लेकिन दक्षिणी एशियाई वाले क्षेत्र की बात करें, दुर्भिक्ष के कारण कह सकते हैं तथा युद्ध के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो वृद्धि कैसी रही, धीमी रही। जनसंख्या वृद्धि तो तीव्र गति से होती थी, लेकिन युद्ध हो गए, दोनों देशों के सैनिक मारे गए, जिससे वापस से जनसंख्या क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो उसमें क्या कहा कि जो जनसंख्या थी वो कैसी रही, कम रही। नेक्स्ट में उन्होंने बताया कि जो यूरोपीय क्षेत्र था उसमें दूसरी, तीसरी, छठी और 14वीं, दूसरी, तीसरी, छठी और 14वीं जो शताब्दी थी उसमें क्या हुआ था, प्लेग जैसी महामारी आई थी। प्लेग जैसी महामारी आई थी और उस महामारी के प्रकोप के कारण क्या हुई थी, जनसंख्या वृद्धि धीमी रही। जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो क्या रही, धीमी रही। अब प्लेग की महामारी आ गई, जनसंख्या तो उसी गति से बढ़ रही थी, लेकिन प्लेग की महामारी की जनसंख्या को वापस से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हम क्या कहेंगे कि इस समय प्लेग जैसी महामारी के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है वो क्या रही, जनसंख्या वृद्धि धीमी रही। क्यों रही, क्योंकि पैदा तो उतने ही हो रहे थे, लेकिन प्लेग जैसी महामारी के कारण उतनी ही मृत्यु दर भी बढ़ रही थी। इसलिए जो जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो किस प्रकार की रही, धीमी गति रही। लेकिन आल्प्स के आसपास की बात करें तो वहाँ पर कृषि क्षेत्र का विस्तार होने के कारण वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि थी उसमें बढ़ोतरी हुई। कि जनसंख्या, देखिए ये जो महामारियाँ आती थी एक क्षेत्र विशेष में आती थी, इसलिए वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करती थी। लेकिन अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे, आल्प्स पर्वत की कार्पेथियन के जो उत्तरी सीमांत क्षेत्र है उसमें उस समय कृषि क्षेत्र का विकास हो गया था, जिसके कारण वहाँ पर क्या पाई गई थी, जनसंख्या में वृद्धि पाई गई थी। तीसरी हम बात करेंगे आधुनिक काल की। तीसरी हम किसकी बात करेंगे, आधुनिक काल की। आधुनिक काल था 1650 से लेकर वर्तमान समय तक। आधुनिक काल कब था, 1650 से लेकर आधुनिक काल कब से कब था, 1650 ईस्वी से और वर्तमान, सही है। अब 1650 से वर्तमान तक की स्थिति की हम बात करेंगे यहाँ कि आधुनिक काल का आरंभ कब माना जाता है, 1650 ईस्वी से माना जाता है। इस समय विश्व की जो जनसंख्या थी लगभग 51.5 करोड़ थी।
इस समय विश्व की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 51.5 करोड़ थी और बढ़कर जो 1950 में कितनी हो गई? ये थी 1650 में, और बढ़कर 1950 में कितनी हो गई? 1950 में हो गई 250 करोड़। 1950 में कितनी हो गई? 250 करोड़ हो गई। और हम कह सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या में गत 3 शताब्दियों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। देखिए 3 शताब्दियाँ, शताब्दी, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, 3 शताब्दियों में कितनी हो गई? जो वृद्धि थी वो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 51.5 करोड़ थे, उससे 250 करोड़ हो गए, 5 गुना अधिक हो गए। तो इन 300 वर्षों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो कह सकते हैं कि गत 3 शताब्दियों में तो जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो अप्रत्याशित वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ? जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति कारण नेक्स्ट हम बात करें 1750 से लेकर 1900 के मध्य जो वृद्धि थी मध्यम रही, लेकिन 1900 से 1950 के बीच जो वृद्धि हुई जनसंख्या में वो अत्यधिक तीव्र गति से हुई। 1750 से लेकर 1900 तक तो जो जनसंख्या वृद्धि थी कैसी रही? मध्यम रही, लेकिन 1900 से लेकर 1950 तक जो जनसंख्या रही वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि रही, तीव्र जनसंख्या वृद्धि रही। कह सकते हैं कि 1750 से 1900 तक का जो समय था उसमें जो हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी वो मध्यम प्रकार की हुई, लेकिन 1900 से 1950 के बीच जो जनसंख्या बढ़ी वो जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति के साथ क्या हुई? उसमें वृद्धि हुई। देखिए 1750 से और 1900 के बीच की अगर हम बात करें उस समय जो विश्व की जो स्थिति थी 4 से 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या थी? उसकी स्थिति थी। जबकि 1900 की अगर हम बात करें, 1950 की हम बात करें तो उस समय क्या हो गया था? यह दुगने से भी अधिक हो गई थी। और जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें 1750 से 1900 ईस्वी के मध्य यह मध्यम प्रकार की रही, लेकिन 1900 से 1950 के मध्य जो जनसंख्या थी उसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई। आगे अगर हम बात करें कि प्राचीन काल से मध्य काल की समाप्ति तक जनसंख्या में दुगनी वृद्धि हो गई थी, और हम बात करें 1000 या 2000 वर्षों का जिसको समय लगा था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जनसंख्या को दुगनी होने में मात्र कितने वर्ष लगे? मात्र 200 वर्षों में क्या हो गई? जनसंख्या दुगनी हो गई। पहले की अगर हम बात करें जनसंख्या को दुगनी होने में 1000 से 2000 वर्षों का समय लगता था, लेकिन आधुनिक काल में कितना? 200 वर्षों में ही क्या हो गई? जनसंख्या दुगने से भी अधिक हो गई। और कुछ जनसंख्याविदों का ऐसा मानना है कि विश्व की जो जनसंख्या है 2150 या कह सकते हैं कि 2150 में क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। जो जनसंख्याविद हैं, हमारे जनसंख्या विद्वान हैं, जनसंख्याविदों का ऐसा मानना है कि विश्व की जो जनसंख्या है 2150 तक स्थिर हो जाएगी। और जब यह कुल जनसंख्या बढ़कर 2150 में कितनी हो जाएगी? 11.6 बिलियन हो जाएगी। 2150 में जो विश्व की जनसंख्या है 11.6 बिलियन हो जाएगी, नोट मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, सही है। तो 2021 में 2150 ईस्वी में 2150 ईस्वी में जो विश्व की जनसंख्या है कितनी हो जाएगी? 11.6 बिलियन। तो स्थिर हो जाएगी। उस समय तक ऐसा मानना है कि जो हमारी बढ़ती जनसंख्या है उस पर रोक लग जाएगी। कह सकते हैं कि हम जनसंख्या कैसी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो ये हमने किसकी बात करी थी? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या वृद्धि की बात की थी कि किस अनुपात में जनसंख्या में क्या पाई जाती है? बढ़ोतरी पाई जाती है। या प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो जो हमारी जनसंख्या थी उसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई थी? कौन से काल में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई थी? 1900-1950 के मध्य सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई थी। और रीजन भी बहुत सारे थे। औद्योगिक क्रांति का विकास हो चुका था, कृषि क्षेत्रों का विकास हो चुका था, जिससे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था, जिसके कारण भी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। दूसरा एक रीज़न ये भी था कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनका विस्तार होने के कारण भी मृत्यु दर को नियंत्रित कर लिया गया था, जिसके कारण भी क्या हुआ था? जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी हुई। देखिए पहले क्या होता था कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती थी, जन्म दर अधिक थी, लेकिन मृत्यु दर भी क्या थी? अधिक थी।
जन्म दर अधिक, मृत्यु दर अधिक, तो दोनों क्या थी, जनसंख्या में इतनी अधिक बढ़ोतरी नहीं होती थी। लेकिन अगर हम आधुनिक समय की बात करें, हमने जन्म दर को तो क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया, लेकिन मृत्यु दर को हमने नियंत्रित नहीं किया। तो उससे भी क्या होता है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। हमने जन्म दर पर विशेष ध्यान है हमारा, लेकिन जैसे ही चिकित्सा सुविधाओं का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, मृत्यु दर में कमी आती है, जिसके कारण भी जनसंख्या में क्या पाई जाती है, बढ़ोतरी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता। जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उनमें जो जनसंख्या वृद्धि है किस प्रकार की पाई जाती है, उनकी प्रादेशिक भिन्नता की हम बात करेंगे। देखिए, जनसंख्या वृद्धि है संपूर्ण पृथ्वी पर समान नहीं है। कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक पाई जाती है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कम पाई जाती है। इसमें कह सकते हैं कि हम स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। और यह जो स्थानिक भिन्नता है, यह यूरोपीय जो विकसित राष्ट्र हैं तथा अन्य जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके मध्य हमेशा से ही बनी रही है। 1850 से पूर्व की अगर हम बात करें, जो यूरोपीय राष्ट्र थे, विश्व की तुलना में जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती थी। उसका मूल कारण क्या था कि यहाँ पर मृत्यु दर थी वो क्या पाई जाती थी, निम्न पाई जाती थी। मृत्यु दर क्या पाई जाती थी, निम्न पाई जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या जो वृद्धि थी उसमें बढ़ोतरी पाई जाती थी। जबकि औद्योगिक क्रांति जैसे ही यहाँ पर प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुई थी, यूरोपीय क्षेत्र में हुई थी। और इन्होंने क्या किया, अपनी जो उच्च तकनीक है, कौशल है, उसका उपयोग किया और जितने भी संसाधन थे उनका दोहन करना प्रारंभ कर दिया। और जिसके कारण क्या हुआ, इनका जितना भी वो कह सकते हैं कि जिससे प्रत्येक वर्ग का अस्तित्व संभव हो सका। कह सकते हैं कि इनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई और छोटे से क्षेत्र में ही इन्होंने बहुत अधिक खनिज संसाधनों का दोहन किया, तकनीकी कौशल विकसित किए, जिसके कारण इनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो गई। कह सकते हैं कि प्रकृति की जो प्राकृतिक धरोहर है उस पर आधिपत्य करने की इनकी जो प्रवृत्ति थी यूरोप वासियों की, उन्होंने क्या किया, पृथ्वी के दूरस्थ भागों में भी उनको जाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए क्या होता है, अब यूरोप में जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, कम क्षेत्र पर जनसंख्या अधिक होगी तो जो जीवन स्तर है उसमें गिरावट आने लगती है। यूरोप वासियों के पास क्या थी, तकनीकी कौशल थी, संख्या में कम थे, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में गए ये लोग। क्यों गए, क्योंकि वहाँ के जितने भी खनिज संसाधन थे उनका दोहन करना चाहते थे और उस संपदा को कहाँ लाना चाहते थे, यूरोप में लाना चाहते थे। यही कारण है कि इन्होंने बागाती खेती का विस्तार किया, जितने भी खनिज संसाधन हैं उनका दोहन किया और विश्व के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। किसने किए थे, यूरोप वासियों ने किए थे। इंग्लैंड छोटा सा देश था, भारत, अफ्रीका, नेपाल, मतलब कितने सारे देशों पर क्या थे, वो उनके उपनिवेश हुआ करते थे। उपनिवेश कह सकते हैं कि वो सब किसके अधीन हुआ करते थे, उन ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे। तो यही कारण था कि जो यूरोपवासी हैं इन्होंने अपनी तकनीकी कौशल का उपयोग किया और विषम स्थिति वाले क्षेत्रों में भी ये लोग गए और वहाँ के खनिज संसाधनों या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना इन्होंने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ये लोग नवीन क्षेत्रों में जाते थे, नवीन क्षेत्रों में गए जहाँ पर जनसंख्या पहले से ही क्या पाई जाती थी, कम पाई जाती थी। और इन क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की बात करें, देखिए यूरोप में जब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ गया, ये देखिए आप उत्तरी अमेरिका, इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप वाला क्षेत्र, यहाँ पर जब जनसंख्या घनत्व बढ़ गया तो ये लोग किधर पलायन कर गए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये सबसे बाद के बसे हुए क्षेत्र हैं। तो इस क्षेत्र में एक फैलाव इनका इधर हुआ, दूसरा फैलाव इनका इधर रहा। उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था कि यहाँ पर जैसे ही यूरोप में जनसंख्या घनत्व क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, जो साधन थे वो क्या थे, सीमित थे, इसलिए उनके जीवन स्तर में क्या आनी प्रारंभ हो गई, गिरावट आनी प्रारंभ हो गई। इसलिए ये लोग कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध वाले जो क्षेत्र के लोग थे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आ गए। भारत जैसे क्षेत्र में ये लोग रहे, वहाँ के खनिज संसाधनों का दोहन किया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, अफ्रीका के देश हैं जो विषम परिस्थिति वाले हैं, वहाँ पर ये लोग गए और अपनी तकनीकी कौशल का प्रयोग किया और वहाँ के खनिज संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ कर दिया। तो जो उत्तरी अमेरिका थे, दक्षिणी अमेरिका थे, बाद के बसे हुए क्षेत्र थे और यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व था वो क्या पाया जाता था, कम पाया जाता था। यूरोप में जब अत्यधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ गया तो इन लोगों ने क्या किया,
प्रवास किया, स्थानांतरण किया। तो और ये लोग कहाँ पहुँच गए? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पहुँच गए। न्यूजीलैंड था, एशिया और रूस तथा अफ्रीका के उत्तरी जो दक्षिणी भाग हैं उसकी अगर हम बात करें, मुख्य रूप से यहाँ पर क्या बनाए? इन लोगों ने अपने उपनिवेश बनाए। और कह सकते हैं कि दक्षिण जो पूर्वी एशिया थी उसमें तो जनसंख्या पहले से ही सघन थी, लेकिन यहाँ पर श्वेत जो लोग हैं उनके कारण वातावरण अनुकूल नहीं रहा। लेकिन ये लोग कम संख्या में होते हुए भी इनके पास पूंजी थी, तकनीकी कौशल था, और उसके कारण इन लोगों ने क्या किया? वहाँ के जितने भी खनिज संसाधन थे उनका दोहन करना प्रारंभ कर दिया। इन कार्यों का जो अधिकांश लाभ होता था सीधा किसको पहुंचता था? यूरोप को। और यूरोपीय लोगों की जो चिकित्सा विज्ञान थी, जन स्वास्थ्य और कह सकते हैं कि बेहतर परिवहन व्यवस्था ने मृत्यु दर को क्या कर दिया था? नियंत्रित कर दिया था। और यही कारण है कि उन क्षेत्रों में कह सकते हैं कि जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई, जिसके कारण यूरोप के जो क्षेत्र हैं उसमें क्या हुई थी? जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। क्यों हुई थी? चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर लिया था, जिसके कारण मृत्यु दर को इन्होंने क्या कर लिया? नियंत्रित कर लिया। और मृत्यु दर को नियंत्रित करने से जनसंख्या में क्या होता है? उसी अनुपात में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाती है। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्था है, या हम कह सकते हैं उसमें एक प्रकाशित जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो है, उसने एक सर्वे किया। उसमें एक चीज़ सामने आई कि अफ्रीका के जो 26 देश हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 2050 में उनकी जो जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जर्नल का प्रकाशन हुआ जिसको हम बोल सकते हैं जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो 2018, एक सर्वे हुआ। उसमें उन्होंने यह इस चीज़ को प्रकाशित किया था कि अफ्रीका के जो 26 देश हैं उनकी जो जनसंख्या है 2050 में क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। और दूसरा इन्होंने कहा कि नाइजीरिया की जो जनसंख्या है वह तो कितनी हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नाइजीरिया की जो औसत प्रजनन दर है वह सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? नाइजीरिया की 7.2 है। अगर हम विश्व की औसत की बात करें तो 2.4 है। लेकिन नाइजीरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जो प्रजनन क्षमता है सर्वाधिक पाई जाती है, 7.2 पाई जाती है। और विश्व की औसत की अगर हम बात करें तो वो है 2.4। तो नाइजीरिया की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। दूसरी इन्होंने बात करी, क्यों हो जाएगी नाइजीरिया की जो जनसंख्या है तिगुनी हो जाएगी? क्योंकि जिसकी कुल प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 7.2। ये किसकी है? नाइजीरिया की। नाइजीरिया कितनी पाई जाती है? कुल प्रजनन दर 7.2 पाई जाती है, जिसके कारण इसकी जो जनसंख्या है वह कितनी पाई जाएगी? 3 गुनी पाई जाएगी। और दूसरी अगर हम बात करें 38 देशों की जनसंख्या, 38 देश ऐसे हैं जिनकी जो जनसंख्या है 2050 तक क्या हो जाएगी? वर्तमान में जो जनसंख्या है उससे भी कम हो जाएगी। विश्व के 38 देशों की जो जनसंख्या है 2050 तक कम होगी, जिनमें चीन है, जापान है, रूस है और रोमानिया है। ये ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? जिनकी जनसंख्या में गिरावट दर्ज होगी। चीन, जापान, रूस और तीसरा हम कह सकते हैं रोमानिया। ये ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी की बजाय क्या होगी? कमी दर्ज की जाएगी। और बात करें कि 2050 तक भारत जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान पर आ जाएगा और नाइजीरिया तृतीय स्थान पर आ जाएगा। भारत अभी सेकंड स्थान पर है, प्रथम पर चीन है। लेकिन चीन अपनी जनसंख्या नीतियों के कारण थोड़े से समय बाद क्या होगा? भारत चीन को पीछे छोड़ देगा, भारत आ जाएगा प्रथम स्थान पर। और हम 2050 की बात करें तो 2050 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर और नाइजीरिया तृतीय स्थान पर आ जाएगा। 2018 की विश्व की कुल प्रजनन दर की अगर हम बात करें तो औसत प्रजनन दर की बात करें तो विश्व की जो औसत प्रजनन दर है 2.4 है, जबकि नाइजीरिया की कितनी है? 7.2। यही कारण है कि वहाँ पर क्या होगा? वहाँ की जो जनसंख्या है वह 3 गुनी बढ़ जाएगी। वापस बात आते हैं किस पर? यूरोप पर। यूरेशिया का अर्थ होता है यूरोप और एशिया। यूरेशिया का अर्थ होता है यूरोप और एशिया वाला भाग, ठीक है। तो जो यूरेशिया की बात करेंगे, जो यूरेशिया है प्रारंभ से ही सघन आबादी वाला भूभाग रहा है। रीजन क्या था?
भाई मानव की उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है। बहुत सारी जनसंख्या विद हैं जिनके अनुसार मानव की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, मध्य एशिया में मानी जाती है। यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति यहीं हुई। तो सर्वाधिक जनसंख्या कह सकते हैं, तो वो भी सघन आबादी भी कहाँ पाई जाती है, इसी यूरेशिया में पाई जाती है। जबकि उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वह काफ़ी देर बाद हुई थी। और इन दोनों महाद्वीपों में कह सकते हैं, दोनों महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों महाद्वीपों में यूरोप प्रवासियों के जाने से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। मैंने क्या कहा था, यूरोप में जनसंख्या बढ़ गई। यूरोप वाले प्रवास करके किधर पहुँचे, हिंद महासागर को पार करते हुए, अटलांटिक महासागर को पार करते हुए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पहुँच गई। तो जनसंख्या में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 1650 के उपरांत हुई थी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। और हम कह सकते हैं कि इससे पूर्व लगभग 10 लाख वर्षों तक केवल 50 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई थी। और इस प्रकार विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, विगत 250 वर्षों में वहाँ की जितनी भी जनसंख्या थी उसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई। लेकिन कुछ महाद्वीप ऐसे भी थे जिनमें वृद्धि की जो गति थी वो क्या रही, कुछ धीमी गति रही। अब हम आगे बात करेंगे कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उनकी क्या स्थिति है और उन स्थिति के अनुसार उनकी जनसंख्या की बात करेंगे। सबसे पहले हम एशिया की बात करेंगे। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे। 1650 से लेकर 2018 तक की हम बात करेंगे, जिसमें कि 1650 में एशिया की जो जनसंख्या थी मात्र 324 मिलियन थी। और टेबल बना देती हूँ, थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। एशिया की बात करते हैं। जितने भी भूगोलवेत्ता थे उनका ऐसा मानना था कि मानव की जो उत्पत्ति हुई कहाँ हुई थी, मध्य एशिया में हुई थी। और कह सकते हैं कि मानव जाति का उद्गम केंद्र माना। और यही कारण था कि प्रारंभ से ही यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती थी। क्या माना भाई, मध्य एशिया में क्या होता, मानव की उत्पत्ति हुई थी। और ऐसा माना जाता था कि सबसे जब मानव की उत्पत्ति यहाँ हुई थी तो प्रारंभ से ही यह सघन बसा हुआ क्षेत्र है या यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। 1650 की बात करें, एशिया की जनसंख्या थी 324 मिलियन। कह सकते हैं कि विश्व का 60% तो विश्व में सर्वाधिक। दूसरी बात करी, जनसंख्या बढ़कर हो गई 1850 में 597 मिलियन और 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, पहले 2001 की बात करेंगे 3720 मिलियन और 2011 में बढ़कर हो गई 4216 मिलियन। 4216 मिलियन ये किसकी है, एशिया की जनसंख्या। तुलना किससे करेंगे हम, 2001 की जनसंख्या से करेंगे। 2001 में 3720 मिलियन थी। 3720 मिलियन क्या थी, एशिया की जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 4216 मिलियन हो गई। हम कह सकते हैं कि 1950 से 2011 में जितनी बढ़ोतरी हुई उतनी विगत 300 वर्षों में भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी में आप लगा लीजिए कितनी अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम बात करें 1950 से लेकर और 2011 तक, इन 60 वर्षों की अगर हम बात करें, इसमें इतनी अधिक जनसंख्या वृद्धि एशिया में हुई है जितनी पिछले 300 वर्षों में भी नहीं रही। एशिया की अगर हम बात करें, जापान को छोड़कर जितने भी देश हैं वो किस प्रकार के हैं, विकासशील देश हैं। एक जापान ऐसा देश है जो विकसित देश है। बाकी एशिया के जितने भी देश हैं वो किस प्रकार के हैं, विकासशील देश हैं, जिनमें मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर काफ़ी अधिक पाई जाती है। मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर काफ़ी अधिक पाई जाती है। दूसरा क्या हुआ, कृषि क्रांति हुई, कृषि क्रांति आई और कृषि क्रांति के अतिरिक्त, कृषि क्रांति से क्या हुआ, अतिरिक्त खाद्यान्न की पूर्ति होने लगी। और यहाँ पर इन देशों में क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। यहाँ पर गहन कृषि, कृषि में यंत्रीकरण, उत्तम बीजों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग करने से जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें पर्याप्त वृद्धि हुई। और विगत शताब्दी के उत्तरार्ध की अगर हम बात करें, जो खनिज संसाधनों का था उनका शोषण, जल विद्युत उत्पादन और कह सकते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीय विकास, ये जितने भी कारक हैं रोजगार के, इन्होंने नवीन अवसर उपलब्ध कराए, जिसके कारण भी क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं द्वारा क्या कर लिया हमने, मृत्यु दर को नियंत्रित कर लिया, जिसके कारण भी जन्म दर उस अनुपात में
नियंत्रित नहीं हो पाई और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई। जन्म दर तो उसी दर से बढ़ती रही, हमने उसमें इतना अधिक परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमने चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करके क्या कर लिया, मृत्यु दर को नियंत्रित कर लिया। तो मृत्यु दर तो हो गई कम और जन्म दर उसी अनुपात में बढ़ती गई। तो एशिया में जो है स्थिति वो कैसी बन गई, जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति बन गई। और चीन और जो जापान है उसकी जनसंख्या स्थिरता की ओर है। बाकी एशिया के जितने भी देश हैं उन सभी की जनसंख्या में तीव्र गति से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जापान की बात करें 2001 से 2011 के बीच जो जापान की जनसंख्या है वह किस प्रकार की रही, स्थिर रही। और ऐसा मानना है कि जापान की जनसंख्या 2030 में घटकर कितनी रह जाएगी, मात्र 119 मिलियन रह जाएगी। सही है, 2030 में घटकर कितनी रह जाएगी, मात्र 119 मिलियन रह जाएगी। और जापान की अगर हम बात करें वहाँ बुजुर्गों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। 28% बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक पाई जाती है। कह सकते हैं कि जो न्यू जनरेशन है वो नहीं है, यह भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। क्यों? क्योंकि युद्ध करने के लिए, सेना में जाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए युवाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम जापान की बात करें 28% लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि बुजुर्गों की संख्या क्या है, वहाँ पर अधिक पाई जाती है। तो ये हमने किसकी बात की थी, एशिया की बात करी थी। 2 टेबल हैं उनको साथ में भेज दूंगी मैं, जितना है उतना ही याद करें, पूरे को रटने की आवश्यकता नहीं है। तुलनात्मक रूप में आप इसका अध्ययन करें कि एशिया की जो जनसंख्या थी कितनी थी, 2001 में इतनी थी, 2011 में। और 3 जो प्रथम हैं उनकी आपको जनसंख्या याद रखनी है कि सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है चीन में। चीन की अगर 2018 के ही आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 1393.8 मिलियन क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। जबकि हम भारत की बात करें 1371.3 मिलियन जनसंख्या भारत में पाई जाती है। प्रथम स्थान पर चीन है, प्रथम स्थान चीन, द्वितीय भारत, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा पाकिस्तान। जनसंख्या का जो क्रम है एक बार वो देख लीजिए आप। छोटी सी टेबल बना देती हूँ एशिया के देशों की। प्रथम पर जनसंख्या में कौन है, चीन। द्वितीय में भारत, तीसरे पर इंडोनेशिया, चौथे पर पाकिस्तान। छोटा सा है लेकिन जनसंख्या के चौथा स्थान है। ये तो भारत के बंटवारे हो गए, नहीं चीन को हम बहुत पहले पीछे छोड़ चुके होते। सही है, तो ये स्थिति है। तो सबसे अधिक जनसंख्या चीन में, द्वितीय भारत में, तीसरी इंडोनेशिया में, चौथी पाकिस्तान में और 5वीं अगर हम बात करें वो है बांग्लादेश में। किसमें है, बांग्लादेश में। दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, यूरोप की। ये आज हमने बात करी किसकी, चीन की बात करी। चीन की जो एशिया की बात करी। एशिया की जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है चीन में पाई जाती है। सेकंड नंबर भारत में, तीसरी इंडोनेशिया, चौथी पाकिस्तान और 5वां बांग्लादेश में जनसंख्या पाई जाती है। और चीन की जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक है, द्वितीय भारत, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा पाकिस्तान और बांग्लादेश। सेकंड हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप की बात करेंगे हम कल। देखिए क्या होता है, जो जापान है वह एकमात्र किस प्रकार का देश है, विकसित देश है। भारत, बाकी एशिया के जितने भी देश हैं किस प्रकार के हैं, विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो वहाँ पर जो जनसंख्या है, कह सकते हैं कि हम 2030 तक जो जापान की जनसंख्या है वह वर्तमान समय की जनसंख्या से घटकर और कम हो जाएगी, मात्र 119 मिलियन रह जाएगी। और सबसे जो बुजुर्ग कह सकते हैं कि हम 75 वर्ष से अधिक की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो भी कहाँ पाया जाता है, जापान में 28%। विश्व का 28% हम कह सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक है। जापान का 28% और विश्व का सर्वाधिक है। आज का आपका क्वेश्चन है कि एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल है। एशिया के उस देश का नाम बताइए जो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल है। सेकंड हम बात करेंगे सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई कौन से काल में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या
कौन से देश में पाई जाती है? ये 2 या 3 क्वेश्चन है, आप मुझे इनका कमेंट करके आंसर दें। बाकी यूरोप और आगे की हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर रिप्लाई किया करें।